ग्रंथ प्रदर्शनाच्या समारोपाच्या निमित्ताने आज आपण अनौपचारिक गप्पांसाठी घरात इथं जमलोय. आज वाचन प्रेरणा दिनाचा निमित्तही आहे. हा एक दुर्गसरकार योगच म्हणावा लागेल. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ टीव्ही पत्रकार, संपादक आणि लेखक जितेंद्र दीक्षित सर आलेले आहेत आणि आमचे मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे अनुवादक असलेल्या डॉक्टर सुचिता नंदापूरकर फडके मॅडम आणि वर्षा वळवकर उपस्थित आहेत. तर मी तर काय फार वेळ न घेता पुढची सूत्र मी पाहुण्यांकडे देऊन सोपवतो. धन्यवाद. हो, धन्यवाद. असं आहे की आता माझ्यासमोर एक प्रश्न आहे की मी हिंदीत बोलू की मराठीत बोलू, कारण की मी हिंदी भाषी आहे आणि मराठीत इतका मी फ्लुएंट नाही. आणि इथे याच्या अगोदर काही लोकांनी मला सांगितलं की पुणेचे लोक खूप कट्टर मराठी भाषी होतात आणि ते अशुद्ध मराठी सहन करत नाही. तर जर आपण मला आज्ञा दिली तर मी आपल्याशी मी हिंदीत संवाद करतो. हा संवाद हिंदीत करतो. प्लीज गो अहेड. कारण की त्या भाषेत मी फ्लुएंट आणि माझे जे विचार आहेत ती मी सोपेपणे हिंदीत मी आपल्या समोर ठेवू शकतो. तो दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और जो मुझे पता चला कि जो पुस्तक मेला मेहता पब्लिशिंग हाउस ने आयोजित किया है वो काफी सफल रहा और ये इस बात को बताता है कि मराठी के लोग कितने साहित्य प्रेमी हैं, कितने पुस्तक प्रेमी हैं. मैंने आपसे कुछ देर पहले बातचीत में बताया था कि मैंने शुरुआत की थी लिखना हिंदी में, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी भाषी अगर मराठी भाषियों से उनकी तुलना की जाए तो इतने ज्यादा लोग जो है किताबों के प्रति दिलचस्पी नहीं रखते हैं. अनेक कारण उसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन मराठी में मेरी किताबें, मेरी अनुवाद की गई किताबें जो हैं वो काफी पसंद की गई. मुझे जो फीडबैक मिलते हैं, मुझे लोगों से जो रिस्पांस मिलता है, तो उससे भी मुझे ये बात पता चलती है कि मराठी के लोग कितना किताबों से प्यार करते हैं, किताबें पढ़ते हैं. और मुझे इस बात की खुशी है कि मेहता पब्लिशिंग हाउस के जरिए मेरा लिखा साहित्य, मेरे विचार, मेरी कहानियां मराठी के पाठकों तक भी पहुंच रही हैं. इस पब्लिशिंग हाउस से मेरा एसोसिएशन साल 2020 में शुरू हुआ था. जब आपको याद होगा कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो हमने जिनकी अपेक्षा नहीं की थी. और अचानक में जो है एक दिन आपने देखा कि कैसे सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शपथ ले ली थी. एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं हो रही थी. तो मैंने उन घटनाओं को जमीन पर जाकर कवर किया था. उसके पीछे क्या कुछ हो रहा था जो रिपोर्ट नहीं किया गया, ऐसी भी चीजें मैंने देखी थी, ऐसी बातें भी मुझे पता थी. तो उन सबको लेकर मैंने किताब लिखी थी 35 डेज. तो उस वक्त हमारे जो मराठी चैनल के संपादक थे, जो अभी भी हैं, राजीव खांडेकर जी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि ये महाराष्ट्र की राजनीति पर किताब तुमने लिखी है तो इसको मराठी में भी प्रकाशित होना चाहिए. और फिर उन्होंने मेरा परिचय सुनील मेहता जी से करवाया. हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि तुम जल्द से जल्द मुझे किताब भेज दो और हम इसको मराठी में भी पब्लिश करेंगे. और फिर उसके बाद योजना के साथ हमारा परिचय हुआ. योजना ने बड़े ही स्मूथली फिर उसका प्रकाशन करवाया. पराग पोद्दार जो शायद आने वाले थे, पता नहीं आए नहीं अब तक यहाँ. हाँ, आ नहीं पा रहे हैं. मुझे उत्सुकता थी उनसे भी मिलने की. उन्होंने 2 किताबें मेरी अनुवाद की हैं, तो उन्होंने उसका बड़ा सुंदर अनुवाद किया. और फिर 35 दिवस नाम से वो मेरी मेहता पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित होने वाली पहली मराठी किताब हुई. इसके बाद में और भी 3 किताबें मेहता पब्लिशिंग हाउस ने मेरी प्रकाशित की. अभी जो चौथी है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, इंग्लिश में मैंने लिखी, वो प्रकाशित होने वाली है जल्दी 1-2 महीने में. और एक किताब जो कश्मीर की इंसर्जेंसी के ऊपर मैंने लिखा था कि 370 हटने के बाद और उसके पहले के कश्मीर के ऊपर, लाल बर्फाचे खोरे नाम से वो मराठी में प्रकाशित हुई. उसको भी पराग ने ही उसका अनुवाद किया. फिर जो उस ड्रामे का, जो पॉलिटिकल ड्रामे का जो दूसरा राउंड पिछले साल 2022 में हुआ, जब शिवसेना में ही बगावत हो गई, तो
वो किताब मैं लिखने वाला नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एक टीवी पत्रकार होने के नाते काम का बड़ा दबाव था, लेकिन वो अखिल और योजना की वजह से ही मैंने लिखा। उनका एक तरह से दबाव आया मुझ पर, और पहले से ही कई लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन हिंदी के जो प्रकाशक थे उन्होंने तो मुझे कहा था, तो मैंने उनको सीधे मना कर दिया था कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन जब इस तरह से बोल सकते हैं कि एक प्यार भरा दबाव आया, तो मुझे भी लगा कि इस विषय पे ठीक है लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं डे टू डे मैं कवर कर ही रहा था उसको। फिर वो किताब मैंने लिखी और सुचिता मैडम ने उसको मराठी में ट्रांसलेट किया, महाराष्ट्रातील महाबंड नाम से, और उसका भी मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उसको पढ़ने के बाद कई लोगों के मुझे फोन आए, मैसेजेस आए, लोगों ने अपनी टिप्पणियां की। और मेरी जो अभी आखिरी इंग्लिश किताब है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, उसका मराठी ट्रांसलेशन आने वाला है। वर्षा मैडम ने उसको ट्रांसलेट किया है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने के समय में वो पाठकों के पास पहुंच जाएगी। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि मेहता पब्लिशिंग हाउस एक बहुत ही पवित्र काम कर रहा है। दुनिया भर में जो ज्ञान पसरा हुआ है, जो कहानियां हैं जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं, ऐसे साहित्य को, ऐसे सामग्री को मेहता पब्लिशिंग हाउस मराठी के पाठकों को पेश कर रहा है। बड़े बड़े लेखकों को जो है उनका अनुवाद जो है यहां पर किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो काम यहां पर शुरू हुआ था, अनिल मेहता जी ने जो शुरू किया था, सुनील मेहता जी ने उसको आगे बढ़ाया, अखिल भी अब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं कि ये काम इस तरह से बिना रुके ये काम यहां पर चल रहा है। और मराठी के लोग जो दुनिया भर का रिच समृद्ध साहित्य है उसे पाने का उन्हें अवसर मिल रहा है। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा, और सबसे पहले तो जो ये पुस्तक मेला हुआ उसकी सफलता पर बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। धन्यवाद। ओके, नमस्कार. आलेल्या सगळ्या वाचक प्रेमींचं स्वागत, आणि मेहता टीमचं खूप आभार मनापासून की आज तुम्ही हे आम्हाला बोलवून खूप छान सन्मान दिला तिथे. गंमत म्हणजे आम्ही अनुवादक वगैरे होण्याच्या आधीपासून उत्तम वाचक आहोत, आणि वाचनाच्या प्रेमामुळेच आम्ही आज इथपर्यंत आलो असं मला नेहमी वाटतं. त्यामुळे मेहताची ही जी अशी 35% आणि 50% सवलत बघितली ना की खूप बरं वाटतं. ही एक वृत्ती असते माणसाची की थोडं सवलतीत काही मिळालं की आपल्याला छान वाटतं. एरवी आपण 1000-2000 खर्च करतो, पण त्याच्यात 100% किंवा 100 रुपये सूट म्हणलं की आपले डोळे लकाकतात. त्यामुळे ना ही योजना तुम्ही अशी नेहमीच सुरू ठेवा, त्याला खूप छान प्रतिसाद लाभेल. कारण ही माणसाची जनरल वृत्ती आहे की थोडी जर सवलत मिळत असेल तर आपण थोडं जास्ती घ्यायला जातो, आणि जितकी जास्ती पुस्तकं जितक्या जास्ती लोकांपर्यंत पोहोचतील तितकी हवीच आहेत. अखिलचं कौतुक करावं असं वाटतं की अगदीच तरुण आघाडीचा, धडाडीचा वगैरे वगैरे आपला हा मुलगा इतके सुंदर सुंदर टायटल काढतो, आणि जे काय दनादन पुस्तकं आणतोय. अखिल, तुझ्यामुळे आम्हाला पण खूप संपन्न अनुभव मिळतोय असं मला वाटेल. महाराष्ट्रातलं महाबंड याच पुस्तकाचं सांगायचं तर मला हिंदी वाचणं जरा कठीण जातं, कारण खूप वर्ष झाली. शाळेत 10वी पर्यंत हिंदी होतं, त्याच्यानंतर समहाव हिंदी वाचलं नाही गेलं. फक्त इंग्लिश आणि मराठी वाचत गेल्यामुळे ते हिंदीच्या स्क्रिप्टचं ना डोळ्यांना जरा वावडं झाल्यासारखं झालंय. म्हणजे मला वाईट वाटतंय सांगताना की मला हिंदी वाचायचा कंटाळा येतो, असं नको वाटायला. पण खरं सांगायचं ना तर इंग्लिश आणि मराठीची जाण अजून पुरेशी नाहीये, तर आता आणि कुठे हिंदीचा आपण अनुभव वाढवावा असा एक प्रश्न पडतो, वेळ कमीच पडतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा योजनांनी मागच्या वर्षी मला फोनवर म्हटलं की मॅडम यांचं पुस्तक येतंय, कराल का? मी तिला म्हटलं योजना हिंदी आणि राजकारण हे दोन्हीही मला नाही ग त्याच्यात, मी अनुभवच नाही मला कुठला. बाकी जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगते की ओशन नंतर मीच की सेक्स टू स्पिरिच्युअलिटी सगळे विषय हँडल करते, फक्त मी पॉलिटिक्स केलं नव्हतं. त्यामुळे मला खूप दडपण होतं याचं. ती म्हणाली एक प्रकरण वाचून तर बघा तुम्ही दीक्षित सरांचं. आणि हिंदी स्क्रिप्ट नको वाटणारे मी जितेंद्र दीक्षितांचं पहिलं प्रकरण वाचताना जी काय त्यांच्या लँग्वेजच्या सहजतेच्या प्रेमात पडले मी, की मी म्हटलं जिथे माझ्यासारखीला जिला पॉलिटिक्सचा पळचा पण गंध नाही, त्या व्यक्तीला जर इतकं हे सहज कळत असेल तर ही खरी ताकद या लेखकाची आहे की त्याने तो विषय फार सुंदर मांडलाय, रंजकतेने मांडलाय, कुठेही कंटाळवाणा केला नाही. आणि या पुस्तकाची गंमत म्हणजे आम्ही केलेलं सगळ्यात
जलद गतीने केलेलं पुस्तक असं म्हणता येईल. सर रोज एक एक प्रकरण पाठवत होते, एक दिवसाआड किंवा रोज एखादं प्रकरण त्यांनी पाठवायचं आणि मी लगेच त्याचा अनुवाद करायचा. माझ्या मुलीचं पॉलिटिकल सायन्स मध्ये मास्टर्स आहे आणि पत्रकारितेत पण मास्टर्स आहे. तिला मी घेऊन बसायची नंतर की हे मी केलंय, जरा बघ ना, माझ्याकडनं काही चुका तर नाही झाल्या, कारण मला जो विषय येत नाही तो मी तज्ज्ञांची तिथे मदत घेते नेहमीच, आणि अनुवादकाला सगळे विषय कसे येतील. तर तिच्या जोडीने मी ते पुस्तक पूर्ण करू शकले, योजनाला पाठवत गेले आणि तो प्रवास खूप पटकन सुंदर झाला. त्यात गंमत मला अशी जाणवते की पुस्तक जेव्हा तुम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेट केलं तर त्यांनी वाचल्यावर नाव म्हटलं की महाराष्ट्रातलं महाबंड, अरे बंड नाहीये, उठाव हे उठाव. आज वर्षभरानं सुद्धा त्यांनी त्या पद्धतीने जे बोललेत ना ते असं माझ्या मनात गुंजत असतं सतत. तर एकंदरीत हा पुस्तकाचा अनुभव खूप सुंदर होता. मेहता पब्लिकेशननी असंच आम्हा वाचकांना खूप सुंदर सुंदर टायटल देत राहावेत आणि अशा मी खूप शुभेच्छा देते की तुमचे महिन्याला 16 निघतायत ना, दिवसाला एक पुस्तक निघेल तुमचं असं स्वप्न मी बघते तुमच्यासाठी कायम. खूप शुभेच्छा. आणि एवढं बोलून मी आता वर्षाकडे सूत्र देते. धन्यवाद. नमस्कार. मी पत्रकार आहे, त्यामुळे आम्ही एकाच त्यामुळे जेव्हा माझ्याकडे पुस्तक आलं आणि मी ते म्हणजे टायटल वाचल्यावर पुन्हा एकदा पॉलिटिक्स खूप आवडीचा विषय, कारण पत्रकार म्हटलं की तुम्ही या विषयापासून अगदी वेगळे राहूच शकत नाही. तर त्यामुळे ते पाहिल्या असं वाटलं की हो हे करायचं, आणि करायला घेतल्यावर लक्षात आलं की बॉम्बे आफ्टर अयोध्या म्हटल्यावर जे इम्प्रेशन आपल्या मनात येतं टायटल वाचल्यावर, त्याच्याही पलीकडे मुंबई ही काय आहे आणि ती फक्त भारताला नाही तर जगाला माहिती व्हावी अशा पद्धतीचं लिखाण या पुस्तकात. पुस्तक यायचं आहे त्यामुळे मी खूप साऱ्या गोष्टी रिव्हील नाही करू इच्छित, म्हणजे मला असं वाटतं की त्याच्याबद्दलची उत्सुकता ही राहावी. पण ते पुस्तक इतकं अप्रतिम लिहिल्या गेलेलं आहे, आणि ते अप्रतिम यासाठी झालेलं आहे कारण जितेंद्र हे मुंबईत जन्माला आले, वाढले आणि मुळात ते तिथे पत्रकार म्हणून त्यांनी म्हणजे 25 पेक्षा जास्त वर्ष काम केलेलं. त्यामुळे एका पत्रकाराची जी नजर असते, म्हणजे माझे एक संपादक मला नेहमी म्हणायचे की जो भी दिखता है उससे टेढ़ा सोचो, आणि ते टेढ़ा सोचणं जे असतं ते फक्त पत्रकार ज्या पद्धतीने पाहू शकतो ना ते अमेझिंग आहे. आणि ते या पुस्तकात ही पॉलिटिक्सच्या छोट्या छोट्या घडामोडींपासनं ते सामाजिक जी आपण वीण म्हणतो ती वीण कशी गुंफल्या गेलेली आहे, आणि त्यांनी तुमचं एक शहर नाही तर तुमचा देश कसा बदलत जातो, एक छोटीशी घटना तुमच्या शहराचं सगळं स्वरूप कसं बदलून टाकू शकते, अशा पद्धतीने या पुस्तकातलं जे कंटेंट आहे ते तुम्हाला शेवटच्या पानापर्यंत वाचायला अगदी भाग पाडतं. आणि अत्यंत आत्मीयतेने लिहिलेली ह्या सगळ्या घटना आहेत त्यातल्या, की एका पॉलिटिकल एवढ्या मोठ्या इश्यूनी अयोध्या जे झालं त्यांनी एक शहर कसं बदललं, त्याच्या मागचा इतिहास, त्याच्यासोबत घडलेल्या घटना, सगळं आहे ह्याच्यात. म्हणजे अगदी मुंबईचा गणपती पण आहे, जो गणेशोत्सव सगळीकडे दाखवला जातो की आज गणेशोत्सव म्हटलं की मुंबई असं दाखवलं जातं टीव्हीवर, पेपरमध्ये, सगळीकडे. त्याच्यावर पण काय परिणाम झाला आणि इतर गोष्टी म्हणजे प्रशासकीय घटनांपासून सगळं. तर हे पुस्तक नक्की वाचा, आणि खूप अप्रतिम लिहिलेलं आहे एवढंच मी म्हणेन. त्याचा अनुवाद कसा झाला ते पण माझ्यापर्यंत यायला हवं, वाचल्यानंतर मला कळवा. आणि मी खूप अभिनंदन करते जितेंद्र दीक्षितांचं की त्यांनी अशा वेगवेगळ्या विषयांना हात घालून राजकारणापासून ते समाजकारणापर्यंत त्यांनी हा जो आढावा घेतलेला आहे तो खूप छान आहे. खूप खूप अभिनंदन. आणि मी एवढंच सांगेन, अजून काही पुस्तकाबद्दल मी रिव्हील करणार. हे लिहिजे. सर माझा तुम्हाला एक प्रश्न आहे. लाल बर्फाचे गोरे पुस्तक आता तुमचं लिहिलं घेतलंय, कदाचित तुम्ही त्याचा उल्लेख केला असेल त्याच्यामध्ये. जम्मू काश्मीर आता युनियन टेरिटरी आहे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे काश्मीरी पंडितांना तिथे सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिसेटल द काश्मीरी पंडिट्स. हाऊ इट इज इझियर इन अदर पार्ट्स, हाऊ इट इज डिफिकल्ट
resettle that community? First of all, the present generation of Kashmiri Pandits, they don't want to settle in Kashmir. आता हे काही जे संघटना आहेत ना, ते फक्त त्यांच्या आंदोलन सुरू आहे की आम्हाला परत रिसेटल करा, तिथे आम्हाला परत जायचं आहे. बट द ग्राउंड रियालिटी इज दॅट the present generation who doesn't have any emotional attachment with their land of with their roots, so they are not bothered about going back. After the exodus, most of the people settled down at various places across the country, in Jammu, Delhi, Mumbai and many other places. So a second or third generation is not bothered about going back. They are not emotionally connected with that place. Although if somebody who was born and brought up there, he will feel like going back. But the situation there is not, if you think that after abrogating Article 370, the situation has changed and now Kashmiri Pandits will safely live there, it is not like that. Okay. Yeah. Still, I believe there are around the 700 to 800 Kashmiri Pandits still staying. But if you see the recent developments, in last 1.5 years, especially after abrogation of Article 370, another series of attacks have started on them. So this will continue because somehow some political group will emerge and then they will start targeting it. So if you want, they can be settled. Kashmiri Pandits can be settled and attempts are being made, but then they will not be able to live freely as they were living before 1990. They have to live in an enclosure, in a gated colony secured by Central Armed Forces and by the army. But if you say that they will be able to enjoy living there, they will, if they want to get nostalgic, if they want to relive their old life, it is not possible now. Sir, I have a question. Yeah. I have read Lal Barfatse Kore completely. Yeah. And there are some parts where you actually talk to the locals. After in coming 5 years, do you think even that is going to be safe, writing a book and talking to the locals and coming up with a book like this? Because right now, all your references are basically hidden in the, the actual population there. Yeah. So in coming 5 years, how difficult is it going to be, or do you think it's going to be easier? See, So I'm talking about a sequel. Very sad. The thing is, I love to write a sequel because I have been covering Kashmir since last, I'll say 15 years. I have covered all the major events, incidents happened in Kashmir, whether it was last Vidhan Sabha elections in 2014, Pulwama attack, when the Konkan Railway ran in Kashmir, that event, the floods of Kashmir, abrogation of Article 370, and after that. So my interest still exists on Kashmir. I'll be writing on Kashmir. But as far as how easy or how tough the writing about Kashmir is, I'll say that this is applicable for across India. मतलब ये पूरे भारत पर लागू होता है. देश में पत्रकारिता करना जो है, निष्पक्ष पत्रकारिता करना दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है या मुश्किल हो गया है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप किताब लिखते हो और आप पत्रकार करके जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसे 35 डेज में जो हुआ, तो वो उसमें से कितनी सारी बातें हैं जो आपको लिखनी थी लेकिन आप नहीं लिख पाए. हाँ बिल्कुल. मैं खाली एक ऐड करती हूँ इसमें, क्योंकि वर्षा को मैंने जब ये किताब भेजी थी बॉम्बे आफ्टर अदा, तो तब उसका पहला सवाल ये था, ये किताब प्रो तो नहीं है. हाँ. मैंने कहा आप पहले पढ़ लो और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पूरी तरह से पॉलिटिकली नॉन अलाइंड जर्नलिस्ट हूँ. एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ही रहना है, ऐसा मेरा सिद्धांत है. और मेरी पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस क्या है वो सिर्फ ईवीएम मशीन को ही पता चलता है. और वो ओरिएंटेशन भी चुनाव दर चुनाव बदलते रहते हैं. ऐसा नहीं कि मैं अगर एक किसी पार्टी का
का मैं भक्त हो गया तो मैं हर बार उसी को दूंगा, या मैं किसी पार्टी को लाइक करता हूं। मैं हर बार एनालाइज करता हूं कि मेरा वोट किसको जाएगा, कैंडिडेट कौन है, उसके मुद्दे क्या हैं, अगर वो सत्ता में थी तो बीते 5 सालों में उन्होंने क्या किया, उसके बाद में मैं अपना तय करता हूं कि मेरा मत किसको जाने वाला है। जहां तक मेरी पत्रकारिता का सवाल है, तो मैं अपनी पत्रकारिता में अपने राजनीतिक व्यूज को आड़े आने नहीं देता, और मैं ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म वाला हूं, और हमें यही सिखाया गया है कि जो भी सत्ता में है उससे सवाल कीजिए, आप गवर्नेंस की खामियों को उजागर कीजिए। तो आज भी मेरे थॉट्स वैसे ही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि आज ऐसे कोई संगठन नहीं रह गए, ऐसे संस्थान पत्रकारिता के नहीं रह गए जो मुझ जैसे पत्रकारों को प्लेटफॉर्म दे सकें। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि हालांकि वहां पर भी ये बंदिशें लाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी दे एंजॉय ग्रेट लेवल ऑफ फ्रीडम सो फार। तो वो चीज है। अब जहां तक आपने कश्मीर स्पेसिफिक सवाल पूछा है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 5 सालों में कश्मीर क्या, कश्मीर के बाहर के विषयों पर लिखना भी कितना सरल या आसान होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा ये जानना। सो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी लोग होंगे जो रिस्क लेंगे, जो जोखिम उठाएंगे, और जो गलत है उसको दिखाएंगे भी, उसको बताएंगे, उस पर लिखेंगे भी। और मुझे लगता है कि शायद मेरी गिनती उनमें से है। इथे मला एक सांगावंसं वाटते, ऑन करा म्हणजे इथे सांगावंसं वाटते की जितेंद्र यांना थ्रेट होती, लाईफ थ्रेट होती, आणि त्यांना यांनी करकरेंनी सुद्धा सांगितलं, हेमंत करकरे, की तुम्ही म्हणजे शहर सोडून जा. त्यांच्या संपादकांनी त्यांची तात्पुरती बदली दिल्लीला केली होती, आणि त्यांनी नकार दिला की मी शहर सोडून जाणार नाही, माझे जे काम आहे ते मित्र करणार. आणि पुस्तकात काही रिव्हील करायचं नव्हतं, पण हा पार्ट मी करीत, कारण ते खरंच निष्पक्ष आणि 26 झालेले आहेत. तर त्याच्या आधी जे म्हणजे अंडरवर्ल्ड कडनं ज्या घटना घडत होत्या आणि जे हत्या सुरू होत्या, पत्रकारही त्यात गेले काय, तर अशा सिच्युएशन मध्येही त्यांनी नकार दिला आणि त्यांनी आपलं काम केलं. त्यांना सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली होती, पण ती सुद्धा काही दिवसांनी त्यांनी ठेवली नाही. तर असे ते पत्रकार आहेत, त्यामुळे त्यांचं खूप खूप कौतुक आहे. सो प्राऊड ऑफ यू. My question was about to the same. Yeah. In last 25 years, how many times you faced these incidents of threat, or basically whenever your basically life or your relatives' life was at stake, if not life, but you were threatened for some or the other way? Yeah, in my career spanning over 2.5 decades, there have been around 3 to 4 occasions where I felt threatened or my life was in danger. When I was covering Telgi scam in 2003-04, so that time some of the cops, they revealed to me that we were being monitored, me and Sanjay Singh, who came here to inaugurate this event. So we were from the almost from the same batch, and we used to cover that. तो उस दौरान हम लोग जिस आक्रामक तरीके से कवर कर रहे थे, और जो उस वक्त क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे उसमें, क्योंकि उस तेलगी स्कैम में कमिश्नर से लेके कांस्टेबल तक सब अरेस्ट हुए थे, और ये वो लोग थे जो बड़े ही पावरफुल थे, मतलब, और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे, इनका सीधा हाथ था उनके ऊपर, और उनको लगता था कि पूरा शहर वही चलाते हैं। तो हमारा पंगा उन लोगों के साथ में था। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने हमारे बारे में पता करने की कोशिश की कि हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है जिसको निकाल कर जो है फिर कुछ मौका जैसे कानूनों के तहत हम पर कार्रवाई की जाए, या हमें किसी ना किसी केस में फंसा दिया जाए, या हमें किसी ना किसी तरह से डराया धमका जाए। तो उस वक्त में एक फोन कॉल भी आया था धमकी देने का कि हम जो कर रहे हैं वो ना करें, वो एक था। इसके बाद जो एक इंसिडेंट का जिक्र अभी मैडम ने किया, मैंने अपनी अगली किताब में उसमें लिखा है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में, कि किस तरह से छोटा शकील गैंग की ओर से जो मेरी लाइफ को थ्रेट था, क्योंकि छोटा शकील अपने कुछ शूटर्स से बात कर रहा था मेरे बारे में। ये वो घटना थी जिसमें वो मेरी जानकारी मांग रहा था कि कौन सी बाइक से आता है, तभी मैं मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करता था, किधर रहता है, कितने बजे ऑफिस जाता है, कितने बजे आता है। तो ये पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, और उनको समझ में आया कि माई लाइफ इज अंडर थ्रेट। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, वो बाद में शहीद हो गए 26/11 में, तो उन्होंने मुझे बुलाकर मुझे वार्निंग दी थी कि भाई तुम शहर से निकल जाओ, तुम्हारी लाइफ को थ्रेट है। लेकिन उस वक्त में हुआ ये था कि ये घटना थी अप्रैल के फर्स्ट वीक की 2008 में, और अप्रैल के लास्ट वीक में मेरी शादी थी 27 अप्रैल को,
और मेरी शादी के अलावा मेरी बहन, मैं अपने मामा के घर पे ही रहता, तो उसकी भी शादी थी हफ्ते भर पहले। तो सब घर का भागदौड़ का काम, कार्ड बट चुके थे और सारा कुछ शादी की तैयारी मैं ही कर रहा था। तो मैंने कहा ऐसे टाइम पे मैं ही भाग जाऊंगा तो फिर कैसे चलेगा। सो मैंने सीधे मना कर दिया। मेरे सामने उन्होंने मेरे बॉस को फोन लगाया, बॉस ने फोन पे ही मेरा ट्रांसफर, स्पीकर फोन पे बोला कि इमीडिएटली यू कम टू दिल्ली, आई एम ट्रांसफरिंग यू राइट अवे। मेरा फोन पे उनके सामने ही झगड़ा हुआ और मैंने मना किया। तो ऐसी घटना भी हुई। इसके बाद में 26/11 अटैक कवर करते वक्त में एक दो बार इंसिडेंट हुए कि हम लोग जो है क्रॉस फायर में आते हुए बचे, ये भी हुआ था। तो बट दीज आर प्रोफेशनल हैजर्ड्स। मतलब मैं इसको कोई बहादुरी नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि तू क्राइम रिपोर्टर बनना है या फिर जो है इस तरह की अंडरवर्ल्ड पे रिपोर्टिंग करना है। ये मैंने अपनी मर्जी से चुना है अपना ये पेशा। और मेरा मानना है कि ये सब थ्रेट्स आना या इनसे डील करना या इनसे बच के निकल पाना जो है, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजर्ड है। जब आपने इस पेशे को चुना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके क्या क्या हैजर्ड्स हैं और उसके बारे में जानकारी लीजिए और फिर उस प्रोफेशन में आप एंटर कीजिए। तो इनका अंदाजा मुझे था कि जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करूंगा तो हो सकता है ऐसे लोगों से मेरा सामना होगा। लाइफ को मेरे घर वालों ने बड़ा विरोध किया कि कुछ और करो यार, ये सब लफड़े वाली चीजें हैं, इसमें जान को खतरा है। बट मुझ में पैशन था, मेरी मर्जी थी ये बनना, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। बट आई डोंट कंसिडर इट टू बी एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी की अगर आपको कोई अंडरवर्ल्ड से थ्रेट आ रहा है। मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने छोटा राजन के खिलाफ भी गवाही दी। मेरी गवाही पे छोटा राजन को जेडे मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है। 2018 में आपने जेडे को तो आप जानते होंगे, जो केस एक पत्रकार थे, मिड डे के क्राइम एडिटर थे, उनका मर्डर हो गया था जून 2011 में। उस मर्डर केस की जिम्मेदारी छोटा राजन ने मुझे फोन करके ली थी। मतलब मेरे अलावा और भी दो पत्रकारों को, टीवी पत्रकारों को फोन किया था और बताया था कि मैंने उसको मरवाया है, क्योंकि किसी ने मेरे कान भरे थे उसके खिलाफ। और उस पर एक स्कूप नाम की मूवी भी बनी है, लेकिन उसमें आधा फिक्शन है आधा फैक्ट है, तो वो अलग बात है। दैट इज, मैंने उस पर ब्लॉग भी लिखा था। तो जब छोटा राजन ने मुझे फोन किया और बाद में जब ये केस सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने मुझे इस केस में अपना विटनेस बना लिया। और फिर मेरा एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और मैंने कोर्ट में गवाही दी जैसा भी था। और जब जज ने फैसला सुनाया तो जज ने मेरी तारीफ में 3 पैराग्राफ लिख दिए कि किस निडरता से इन जर्नलिस्ट ने जो है गवाही दी है, और वो भी इस तरह के डॉन के खिलाफ। और फिर उसने मेरी गवाही का आधार बनाकर छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये अलग बात है, लेकिन मैं उसको फिर भी ये कहूंगा कि एक जज के एक डॉन के सामने गवाही देने पर जज की इतनी तारीफ भी अच्छी नहीं होती है। तो वो भी था। सो ऐसी चीजें हमारे करियर में होती रहती हैं। मतलब ये तो एक छोटा राजन का मैंने एग्जांपल दिया। मैं रवि पुजारी के खिलाफ भी विटनेस रहा जब मजीद मेमन नाम के लॉयर पर फायरिंग हुई थी, और एक दो मामलों में। So these are professional hazards which you have to face when you are into active journalism, when you are covering investigative stories, when you are doing crime reporting. So this is part and parcel of the job. सबके साथ सब नहीं करते, लेकिन ऐसा Just being modest and Yes. certainly Yes. we appreciate your courage. Thank you. Yes. There is a follow-up question of this. संजय सिंह सर आए थे लास्ट वीक, जी। उन्होंने भी बोला कि the kind of threats he faced during तेलगी स्कैम जो उन्होंने बाहर निकाला था, तो आगे जाके ये सब कैसे होगा? लाइक ब्रेव जर्नलिस्ट लाइक यू टू, लाइक आगे हमें देखने को मिलेंगे? जर्नलिज्म खत्म है बॉस, देश से। मतलब Oh my God. मतलब सॉरी, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन बाय एंड लार्ज जिस तरह का जर्नलिज्म आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब से 15 साल पहले हो रहा था, ये तेलगी स्कैम 2003-4 की बात है, उस जैसा जर्नलिज्म आज नहीं होता है। कुछ एक प्रिंट के अखबार हैं जो हाँ अभी भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं वैसी पत्रकारिता को, लेकिन अब देखिए ना, मतलब आप मुझे बीते 10 साल में बताइए कि पत्रकारों ने कौन से, भारत के पत्रकारों ने कौन से बड़े स्कैम को ओपन किया हो? कौन से? आप मुझे कोई एक स्कैम का नाम बताइए, कोई बड़े स्कैम का जो भारतीय पत्रकारों ने जिसको एक्सपोज किया हो। कोई ध्यान में नहीं। अगर कोई पत्रकार चाहता भी है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म कहां पर है? आज टीवी पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रिंट में भी बहुत लिमिटेड, और प्रिंट वाले भी जो है बहुत अब जो है फूंक फूंक कर अपना कदम रखते हैं। सो आज माहौल ऐसा हो गया है विच इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इंडिपेंडेंट
जर्नलिज्म विच इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। बिकॉज आप अगर सत्ता में बैठे, और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जब राज्य सरकारें भी दूसरी पार्टी की, उन्होंने भी काफी कुछ पत्रकारों के खिलाफ किया, उनके भी एग्जाम्पल्स हैं। तो जो भी सत्ता में होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो भी हो, हर कोई कोशिश करता है कि हमारे खिलाफ ना लिखा जाए, और वो हर पैंतरा आजमाते हैं ऐसी आवाजों को दबाने के लिए, इस तरह की खबरों को दबाने के लिए जिनसे वो अनकंफर्टेबल महसूस करें। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, मुंबई अंडरवर्ल्ड जो है, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि ऑल दिस सेंट्रल एजेंसीज लाइक CBI, NIA, NCB, they are working hand in hand and we are trying to control the Mumbai underworld. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? Will they be able to control? सबसे पहले तो मुंबई अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है। जो मुंबई अंडरवर्ल्ड जो 90s के डिकेड में था, या इस सदी की शुरुआत में हम जिस तरह का अंडरवर्ल्ड देखते थे, जब आप रोज अखबारों में पढ़ते थे, आज दाऊद गैंग ने इधर शूट आउट किया, आज ये फिल्म प्रोड्यूसर मारा गया, आज ये बार मालिक मारा गया, आज ये बिल्डर मारा गया, जो रोजाना शूट आउट्स होते थे, फिर एनकाउंटर्स होते थे, वैसा अंडरवर्ल्ड खत्म है। दाऊद गिरोह ने 2003 के बाद मुंबई में एक भी गोली नहीं चलाई है। सोच लीजिए, अभी से 20 साल पहले ही दाऊद गिरोह का ऑपरेशन मुंबई से बंद हो गया। डी कंपनी की तरफ से एक फायर नहीं किया गया मुंबई में। 2003 में उसका भाई इकबाल कास्कर को डिपोर्ट करके मुंबई लाए। उसके पहले लास्ट मर्डर जो डी कंपनी ने करवाया था मुंबई में, वो था अली नांजियानी नाम के एक आदमी का, एक केबल ऑपरेटर था। उसका मर्डर करवाया था क्योंकि उसका डिस्प्यूट हुआ था दाऊद के भाई नूरा से। उस इंसिडेंट के बाद से लेकर आज तक डी कंपनी ने एक भी गोली मुंबई में नहीं चलाई है। दैट इज वन थिंग। उसके बाद जो दूसरे भी गैंग्स थे, अबू सलेम वो जेल के अंदर, अरुण गवली वो जेल के अंदर, अश्विन नायक जेल में था, सारे केसेस से एक्विट होकर अब उसने भी अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है, रवि पुजारी वो जेल के अंदर है। तो अब बचा कौन है? दाऊद जो था, अब दाऊद को अब इलीगल बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से सेटल हो गया, उसने अपने लीगल बिजनेसेस पाकिस्तान, दुबई और लंदन में शुरू कर लिए हैं, तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है। तो आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन्स है ही नहीं, वो दौर अभी खत्म हो गया है। अब सिर्फ दाऊद के नाम को बेचा जा रहा है, हर कोई बेच रहा है। मतलब दाऊद के नाम को सरकार बेच रही है अपने पॉलिटिकल दुश्मनों को फिक्स करने के लिए कि वो दाऊद का आदमी है। दाऊद के नाम को मीडिया चैनल्स बेच रहे हैं, दाऊद के नाम को OTT प्लेटफॉर्म्स बेच रहे हैं कि दाऊद की पुराने किस्से कहानियों को दिखाते हुए। तो दाऊद का नाम जो है, दाऊद का ब्रांड अभी बिक रहा है, बट डी कंपनी जो है वो हकीकत में अब ठंडी पड़ चुकी है, और दाऊद की गैंग नहीं, लगभग सभी गैंग्स। छान गप्पा झाल्या, अनौपचारिक गप्पांचं स्वरूप होतं, भाषकांनी त्याच्यामध्ये दिलखुलासपणे सहभाग घेतला। मी आलेल्या मान्यवरांचा मेहता पब्लिशिंग हाऊसच्या वतीने आभार मानतो। तसेच वाचकही आज वेळात वेळ काढून रविवारचा दिवस असून आले, त्यांचेही आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला असेल।